हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आपका स्वागत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक शानदार से सेशन में। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सब लोग जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके सोशल मीडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या फिर आपका जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप स्टेटस है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। और हाँ, अगर आप 12 बिहार बोर्ड में हैं या फिर 11th में है या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं बिहार बोर्ड 12th की, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करें। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके गोल्डन रूल्स को आप क्लिक करें, वहां आपको प्रीवियस सारी वीडियोस मिल जाएगी इस टॉपिक से जो रिलेटेड है ना। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक का जो आगे का रूल है 39। ऑलरेडी पिछले वीडियो में 38 तक हमने डिस्कस किया था और आज है 39। तो 39 नंबर रूल को डिस्कस करते हैं और बिना स्किप के देखिएगा ताकि आपको 100% बेनिफिट मिल सके। देखिए क्या लिखा, वेजेस। आज 39 में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसका, वेजेस का। किसका डिस्कस करने वाले, वेजेस। देखिए वेजेस का क्या है रूल, ये जो मॉडर्न ग्रामर है, ठीक है, क्या है, इन द मॉडर्न ग्रामर, जो मॉडर्न ग्रामर है, द वर्ड वेजेस इज कंसीडर्ड प्लूरल। So the verb will be also plural। देखिए कंडीशन 1 समझिएगा, क्या है वेजेस। देखिए वेजेस का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब तो सैलरी भी होता है, मेहनताना होता है, तनख्वाह होता है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाओगे काम करने के लिए, कहीं भी इंटरव्यू देने, तो पूछेगा आपको वेजेस क्या है, एक्सपेक्टेशन, आपको वेजेस कितना चाहिए। तो वेज का मतलब पूछा है सैलरी कितना चाहिए। तो वेज का मतलब परिणाम भी होता है, फल भी होता है। फल मतलब खाने वाला फल नहीं, रिजल्ट। तो वेज सैलरी भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप काम करने आए हो, आपको वेजेस कितना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे कि सैलरी कितना चाहिए। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वेजेस को क्या माना गया है, देखिए कंसीडर्ड मतलब माना गया है। क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है। याद रखिएगा वेजेस को मॉडर्न से क्या माना गया है, प्लूरल। सो द वर्ब विल बी आल्सो प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन एक नोट है जो आपको याद रखना है, जो फंसा सकता है एग्जाम में। इन द गिवन लाइन ऑफ द बाइबल। देखिए आप लोगों ने बाइबल का नाम सुना होगा, ग्रंथ है ईसाई लोग का, क्रिश्चियन लोग का, है ना। तो इन द गिवन लाइन ऑफ द बाइबल इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर। और वो लाइन क्या है, वो लाइन है द वेजेस ऑफ सिन इज। देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है, इज, डेथ। सिन का मतलब पाप, मतलब देखो बात समझो। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपको, हिज वेजेस गैप वेरी लो, ऑप्शन में है इज आर, ठीक है। दूसरा आ गया द वेजेस ऑफ सिन गैप डेथ, ऑप्शन क्या है, इज आर। अब देखिए जो शॉर्टकट पढ़ेगा ऊपर ऊपर निकलेगा उसको दिक्कत होगा। क्या वेजेस है, दोनों में वेजेस। अब आप बात समझो, वेजेस को केवल इसी लाइन में, इस लाइन क्या, देखिए बाइबल का ही लाइन था, धर्म ग्रंथ है ना बाइबल, क्रिश्चियन लोग का, ईसाई लोग का। तो बाइबल की लाइन में माना गया है कि वेजेस क्या है, सिंगुलर है। तो ये लाइन फिक्स है, ग्रंथ का लाइन को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो याद रखिए अगर ये लाइन कहीं भी आएगा तो वेज के साथ क्या लगाना, इज। सिंगुलर अप्रोल की बात नहीं हो रही कि हैज लगा देंगे, वाज लगा देंगे, नहीं, इज रट लो कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का परिणाम मौत होता है। बता ना, वेज का परिणाम फल, तो पाप का फल क्या है, मौत है, धर्म ग्रंथ बाइबल में कहा गया है। लेकिन जनरल कहीं भी यूज करते हैं सैलरी के सेंस में, मेहनताना मजदूरी के सेंस में, तो क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल। देखिए हिज वेजेस क्या, वेरी लो, उसका मजदूरी, उसका सैलरी, उसका पैसा जो है, इनका क्या है, बहुत लो है, तो आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इज।
तो रूल नंबर 39 यही है कि मॉडर्न ग्रामर में वेजेस को माना गया है प्लूरल, बहुवचन, तो इसलिए वेजेस के साथ क्रिया भी क्या होती है, बहुवचन। लेकिन बाइबल का जो लाइन है द वेज ऑफ सिन इज डेथ, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का बात नहीं करना है, बस इसमें फिक्स है कि जब होगा तो क्या होगा, इज, इसी लाइन में और कहीं नहीं। इस लाइन में आपको इज लिखना है, याद रखना है सिंगुलर और प्लूरल नहीं, इज। अब बाकी कहीं भी आएगा वेजेस तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो दिस वाज रूल नंबर 39। बढ़ते हैं रूल नंबर 40 की तरफ, और हम देखते रहिए, अच्छे से नोट करते रहिए साथ साथ, ताकि दोनों काम आपका हो जाए। एकदम अच्छे से पढ़िए सब लोग, और थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोस आती रहेगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लासेस है, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 40 पे आते हैं, देखिए क्या है। क्वांटिटी, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, मात्रा, क्वांटिटी रहे या नंबर, है ना, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में संख्या। मतलब सेंटेंस में क्या रहे, क्वांटिटी रहे चाहे नंबर रहे, ऑफ आप प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो यहां पे क्या करना है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब क्या समझे कि अगर कोई सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है, ठीक है, शुरू में क्या है, कोई मात्रा क्वांटिटी का कोई वर्ड है या फिर नंबर शो करने वाला वर्ड है, उसके बाद क्या है, ऑफ है, और देन क्या है, सब्जेक्ट, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो उस केस में वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हाफ ऑफ द सुगर, हाफ ऑफ द सुगर ब्लैंक बीन सोल्ड। अब यहां पे ऑप्शन में है हैज और हैव, ठीक है। दूसरा है टू थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक एब्सेंट टुडे। अब देखिए क्या है, शुरू में क्या है, हाफ ऑफ द शुगर, आधा चीनी, चीनी तो मात्रा होता है, तो देखिए क्या है, ये क्वांटिटी है, फिर ऑफ आ गया, और फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ और सब्जेक्ट, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो क्या है, सब्जेक्ट शुगर, चीनी, तो चीनी क्या है, सिमिलर है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज। नीचे क्या है, टू थर्ड ऑफ द स्टूडेंट, देखिए टू थर्ड, दो तिहाई, तो बच्चा का संख्या तो गिन सकते हैं ना, हम बोले कि क्लास में आधा बच्चा एब्सेंट था, तो आधा का तो संख्या मालूम पड़ जाएगा, टू थर्ड यानी कि दो तिहाई, तो टू थर्ड यानी कि नंबर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नंबर, फिर ऑफ है और फिर सब्जेक्ट। तो अगर कोई शुरू में कोई ऐसा वर्ड रहे जो कि मात्रा या संख्या का बोध कर रहा है, क्वांटिटी या नंबर को शो कर रहा है, और उसके बाद क्या रहे, ऑफ, देखिए यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, और फिर क्या रहे, सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट 10 शुगर, यहाँ 10 स्टूडेंट्स, तो भर का यूज किसके हिसाब से करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। तो शुगर था सिंगुलर तो हैज हो गया, स्टूडेंट से प्लूरल। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मालूम मैंने दे दिया वाज और वर, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें वर हो जाएगा। क्लियर, रूल नंबर 40 है ना। बढ़ते हैं रूल नंबर 41 की तरफ, और देखिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर अभी किसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिक्कत हो रहा भी होगा तो घबराना नहीं, क्योंकि जैसे ही टॉपिक खत्म होगा इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं, छूट गया तो फिर आपको परेशानी आप ही को होगी। बढ़ते हैं रूल नंबर 41 की तरफ। देखिए 41 में एक साथ तीन तीन केस स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर मेनी है, उसके बाद ए एन है, तो कॉमन सी बात है कि नाउन तो भाई क्या हो जाएगा, सिंगुलर होना ही है। अब जो किसी के पहले ए और एन लग जाता है, ए और एन लग गया तो कोई भी नाम क्या होना है, सिंगुलर फिक्स है, इसमें कोई रटने की बात ही, तो कॉन्सेप्ट का चीज है। तो अगर मेनी के बाद ए एन आ गया है तो उसके बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है चाहे एन है, तो ए के साथ या एन के साथ क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इस केस में वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। इसी में देखिए बी बता देते हैं,
अगर मोर है, मोर नाचने वाला नहीं, ये मोर है ना, इंग्लिश ग्रामर वाला, तो मोर प्लस देन वन, तो यहां भी देखिए वन आया हुआ है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, सिमिलर, और वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। और सी है कि अगर मोर के बाद डायरेक्ट आ रहा है, देखिए आप लोग पढ़े थे पीछे, मेनी, मोर, बोथ, फ्यू, सेवरल के साथ अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो यहां पे अगर डायरेक्ट आता है तो ये नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल प्लस देन वन, तो यहां पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये तीन स्ट्रक्चर याद रखिएगा, मेनी प्लस एन प्लस नाउन, तो नाउन सिमिलर ऐसे भी रहेगा, याद नहीं भी करेंगे सिमिलर तो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि ए और एन है तो ए एन के साथ तो सिमिलर ही होना है, तो वर्ब सिमिलर। मोर के बाद अगर देन वन है प्लस नाउन, तो वन है तो नाउन सिमिलर, वहां भी वर्ब सिमिलर। लेकिन अगर मोर के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, तो आप सब पीछे पढ़ चुके हैं रूल में कि मेनी, मोर, बोथ, फ्यू और सेवरल, इनके साथ अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है जैसा कि यहां पे आ रहा है, तो वर्ब क्या, नाउन क्या होता है, प्लूरल, अब वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल। देखिए वहां लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं एग्जांपल से कि मेनी अ मैन, देखिए अ है तो मैन प्लूरल सिंगुलर है ना, गैप किल्ड, ऑप्शन है वाजवर, फिर है मोर देन वन बुक, देखो वन है तो बुक है सिंगुलर, गैप मिसिंग, पता ना मिसिंग गायब है, ऑप्शन है इजा, और थर्ड है मोर ट्वाइस देन वन गैप देयर, ऑप्शन है वाजवर। तो चलिए तीनों का आंसर कमेंट कीजिए, तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। चलिए तीनों का पैटर्न है आपके सामने, फटाफट तीनों का आंसर को कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते, देखिए मेनी है, ए एन प्लस नाउन, तो वर्ब क्या बोला है, सिमिलर, तो क्या हो जाएगा वाज। देखिए मोर के बाद देन वन है, फिर बुक है, बुक सिमिलर, इसके चलते यहाँ भी वर्ब क्या हो जाएगा, सिमिलर। लेकिन यहाँ देखो मोर ट्वाइस डायरेक्ट आ रहा है, ट्वाइस प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओवर। यानी इसमें आपको मेनी स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 41 आपका हो गया। बढ़ते हैं रूल नंबर 42 की तरफ। याद रखिएगा, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए आप सबको एक बात समझा देते हैं, हम लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों दिक्कत होती है। जैसे मान लो मैं ये टॉपिक मेरा आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, अभी खत्म हो गया, हो सकता है कल हम इसका प्रैक्टिस सेट डालें या परसों इसका प्रैक्टिस सेट डालें, 10-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डालें। अब बच्चा लोग क्या करता है ना, बच्चे क्या करते हैं उसमें कि वो आधा अधूरा पढ़ के, मतलब मान लो इसमें हम 45, 46, 47 वाटेवर जो भी रूल बताया आज खत्म हो जाए, अब हम कल प्रैक्टिस सेट डालें, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं, है ना, बोलते हैं ना जोश में होश खोना। क्या करते हैं कि 10-15 को रूल पढ़े, ऊपर ऊपर हल्का हल्का पढ़े हुए थे, कल प्रैक्टिस सेट में शामिल हो जाते हैं, और क्या होता है कि 20 में से 10 सही होता है, 8 सही होता है, या फिर तुक्का मार के 12-15 भी सही हो जाता है, लेकिन दिल तो जानता है कि मैंने तुक्का मारा था, क्या किया था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिस सेट में जाने से पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, या ग्रामर का टॉपिक है तो पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके समझ लो, ताकि जब वहां बनाने के लिए आप जाओ ना, तो आपको लगे कि भाई मैंने पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन मुझसे बन रहा है। ऐसा ना हो कि आप बना रहे 50, उसमें से 25 सही 25 गलत हो जा रहा है, तो फिर डिप्रेस हो जाएंगे आप। तो मेरा सलाह ही रहेगा कि आप क्या करेंगे, अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लीजिए, 1-2 दिन के बाद ही प्रैक्टिस सेट में जाइए, कोई दिक्कत, तो रिकॉर्डेड है ये, तो कोई परेशानी नहीं होगी, और वहां आप समझिए, हर टॉपिक में ही काम कीजिए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो टोटल हो गया था अपना 41, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, 42 की तरफ। अब देखिए 42 क्या है, नन और एनी, क्या है, नन और एनी, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो है, ठीक है, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों प्रोनाउन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल,
दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, लिखा है कि नन और एनी। तो नन और एनी ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका यूज वी कैन डू एज सिंगुलर और एज वेल प्लूरल, है ना। मतलब इन दोनों का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आप कर सकते हैं। सिंगुलर भी और प्लूरल भी, आपकी मर्जी है क्या करना है। या फिर अगर कोई पैसेज है, कोई स्टोरी है, कुछ भी है, उसको तो पीछे देख लो, पीछे क्या माना गया, इसको सिंगुलर की प्लूरल उसके हिसाब से करो। अगर एग्जाम में आ रहा है और एग्जाम में आपको देख के लग रहा है कि नहीं इसमें कोई मेरे सेंटेंस में सिंगुलर या प्लूरल को लेकर कोई इसमें पीछे इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी। लेकिन हाँ, जहां पे ऐसा रहे कि आप सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी यूज कर सकते हो, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको देख लेना है कि भाई इसके बारे में पीछे कुछ तो नहीं ना है जहां से तो सिंगुलर या प्लूरल के रूप में बता रहा हो। तो नॉर्मल रूल यही है कि नन और एनी के साथ आप सिंगुलर या प्लूरल किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, नन ऑफ देम गैप कम, ऑप्शन है हैज और हैव, ठीक है। सेकंड है एनी ऑफ दोज कार्स, सॉरी, एनी ऑफ दोज कार्स ब्लैंक टू बी सोल्ड, ऑप्शन में है इज और आर। अब देखिए क्या है, नन है, नन ऑफ देम या एनी ऑफ द कार्स। तो याद रखिएगा कि नन और एनी इन दोनों का यूज आप सिंगुलर या प्लूरल किसी रूप में कर सकते हैं, इनके साथ वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे नन ऑफ देम हैज भी सही है और नन ऑफ देम हैव भी सही है। एनी ऑफ एनी है तो एनी के साथ क्या होगा, यहाँ पे इज भी सही है और क्या है, आर भी सही, याद रखिएगा। तो बिल्कुल आसान सा रूल है, इसको ध्यान रखना है। देखिए 43 क्या है, उसी तरह का है, ईच और एवरी, याद रखिए ईच एवरी। तो ईच एवरी के साथ क्या होता है, ईच एवरी के साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, याद रखिएगा। ईच और एवरी के साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, इसको अच्छे से याद रखना है। जैसे देखते एग्जांपल, ईच स्टूडेंट ब्लैंक टू प्ले, यही सच्चाई है ना। तो यहां लिख दिए वांट और वांट्स। अब देखो ईच स्टूडेंट, ईच है तो हम क्या बोले, ईच और साथ क्या था, सब्जेक्ट भी सिमिलर और वर्ब भी सिमिलर। ये सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर। इन दोनों में सिमिलर कौन है, आप सब जानते हैं कि V5 वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में अगर एस लगता है तब बनता है सिमिलर। तो ईच स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वांट्स, ईच स्टूडेंट वांट्स टू प्ले, है ना। तो कितना हो गया आपका, 43 हो गया। बढ़ते हैं आगे 44। देखिए 44 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप भी रहिए, अपने दिमाग को भी रखिए, दिल को भी रखिए, धड़कन को भी रखिए यहीं पे। 44 को देखते हैं थोड़ा। देखिए 44 क्या है, मैं तुम और वह जा रहे हैं। पहले एग्जांपल समझा लो कि इसी के ऊपर ये रूल बेस्ड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि मैं, तुम और वह जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग इसका कमेंट कीजिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। फटाफट सब लोग कमेंट कीजिए तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जल्दी से। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। मैं, तुम और वह जा रहा है। अब देखिए नॉर्मली जब इसका जिसको नहीं मालूम कैसे बनाता है, देखो मैं, आई, यू एंड ही देता है कि 3 गो सब्जेक्ट है, भाई वर्ब क्या कर दो, प्लूरल, आर गोइंग, है ना। तो याद रखिए गलत है, याद रखिएगा। ऐसे ही मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द बच्चा पहली बार सब लोग यही बनाता है, मैं, तुम और वह जा रहे हैं तो आई, यू एंड ही आर गोइंग, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है।
अब देखिए इसमें क्या बोले समझिएगा। देखिए मैं कौन सा पर्सन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, तुम क्या है, सेकंड पर्सन, और वह क्या है, थर्ड पर्सन। तो आप क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में तीनों पर्सन है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। ये तो बात क्लियर हो गई कि इस सेंटेंस में तीनों पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो रूल क्या समझ ले ध्यान से, अगर किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट तीनों पर्सन आया हुआ है, तीनों पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या बोले फिर सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट तीनों पर्सन आ गया है, तीनों पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, तो वर्ब तो प्लूरल होगा, तो क्लियर है, तीनों पर्सन है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। लेकिन उनको अरेंज करने का सीक्वेंस समझ लीजिए, सीधा सीधा अरेंज नहीं करना है। कैसे करना है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या होगा, प्लूरल। समझे बात को। देखिए हम क्या बोले कि अगर, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन में, स्पोकन में, रिटन में, सब जगह ग्रामर में काम आएगा। अगर किसी सेंटेंस में तीन पर्सन है, तीनों पर्सन आ गया है एज अ सब्जेक्ट, तीनों पर्सन मींस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, क्लियर इतना बात। तो किसी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वर्ब तो प्लूरल होगा, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि वर्ब क्या है, प्लूरल। लेकिन जब उसको आप लिखोगे इंग्लिश में तो उसका सीक्वेंस, उसका क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्रम होता है 2-3-1, जिसको सिंपल भाषा में लोग 231 भी कहते हैं। तो 231 का पैटर्न आपको फॉलो करना है। कब, जब तीनों पर्सन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आएगा तब। 231 का मतलब क्या हुआ कि पहले सेकंड पर्सन, उसका थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो अब बताइए, अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए सब लोग, कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग बना के खुद देखिए, आखिर मेरा आंसर मिलाइएगा कि आपका सही हुआ गलत हुआ। सही हुआ तो आप समझ गए, गलत हुआ तो समझिए आपको डाउट है, अच्छे से देखने की आवश्यकता है। चलिए कमेंट कर लीजिए, तब तक हम बना देते हैं ना। देखिए सेकंड, तो यू, ही एंड आई, देखिए सेकंड 3-1 हो गया ना, 231। और वर्ब का था प्लूरल, यू, ही एंड आई आर गोइंग, यही रूल था ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्या समझे कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन रहे, कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो वर्ब तो प्लूरल होगा, तो फिक्स है, क्रिया बहुवचन होगी, फिक्स है। लेकिन पर्सन जो है तीनों, इस सीधे सीधे 1-2-3 मत लिख देना, इसका सीक्वेंस क्या होता है, 2-3-1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो आई होप कि रूल नंबर 44 आपको बहुत सुंदर से क्लियर हो गया होगा, और इसको ध्यान रखना है, एक दो बार बाद में फिर से देख लीजिएगा ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 45 की तरफ। अब देखिए इसमें भी उसी तरह का है, क्या है कि अगर सेंटेंस में दो डिफरेंट, अगर सेंटेंस में क्या है, दो डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन, अगर सेंटेंस में क्या है, दो डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन आपस में एज ए सब्जेक्ट रहे, और किससे, और एंड से जुड़े हो, और एंड से जुड़े हो, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। वर्ब तो प्लूरल होगा, तो मालूम है, पहले ही पढ़े एक रूल कि नाउन प्लस एंड, सॉरी, प्रोनाउन प्लस एंड प्लस प्रोनाउन, वर्ब क्या होता है, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन उनका सही सीक्वेंस, क्रम यह रहा है ना। देखो क्या है क्रम, अब मान लो कि 3 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब मैंने बात किया कि देखिए पिछले में क्या था कि तीनों पर्सन एक साथ आ गया,
फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, तो वहां पे 2 3 1 का फॉलो कर लिए। अब यहाँ पे क्या देखो, अगर सेंटेंस में दो डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन, यानी दो अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है, आपस में एज अ सब्जेक्ट रहे और एंड से जुड़े रहे, तो वह प्लूरल होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन उनका सभी जो सॉरी यहाँ देखिए सही सीक्वेंस, सभी नहीं, लेकिन उनका सही सीक्वेंस ये रहा, देखो क्या क्या सही सीक्वेंस है। अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है तो सेकंड एंड फर्स्ट होगा, ये आपका सही क्रम है। अगर सेकंड के साथ थर्ड आ गया तो सेकंड एंड थर्ड होगा, और अगर फर्स्ट या थर्ड है तो थर्ड पहले होगा, फर्स्ट बाद में होगा, याद रखिएगा। मतलब ये सही है। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे बना देता है ना कि फर्स्ट एंड सेकंड, आई एंड यू, तो गलत हो जाएगा। आपने बता दिया थर्ड एंड सेकंड, तो भी गलत हो जाएगा, या फर्स्ट एंड थर्ड, तो भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या समझे कि अगर दो डिफरेंट प्रोनाउन है अलग अलग पर्सन के, तो सेकंड पर्सन पहले आएगा। देखो हमेशा सेकंड पर्सन हमेशा पहले आता है, अब फर्स्ट पर्सन शुरू में कभी नहीं आता, बस याद रखो। क्या याद रखो, जो ट्रिक है कि सेकंड पर्सन हमेशा पहले, ये। और दूसरा क्या लिखना है कि फर्स्ट पर्सन कभी पहले नहीं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे मैं और तुम, गाना है ना, एक मैं और एक तुम दोनों मिले इस कदर, वही बात है। तो मैं और तुम जा रहे हो तुम मुझको छोड़ के, है ना। तो मैं और तुम है। अब बच्चा क्या करता है, सीधे अरे मैं है तो बना देगा आई एंड यू आर गोइंग, बन गया बन गया बन गया, तो ये गलत हो गया। बच्चा सीधे ही करता है, आपको दिमाग ठंडा रखना है। मैं देखिए, मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड। तो हम क्या बोले कि फर्स्ट पर्सन पहले कभी नहीं, और सेकंड पर्सन हमेशा पहले। तो इसका सही क्या बनेगा, यू एंड आई आर गोइंग। ऐसे ही क्रम को आपको याद रखना है। तो टोटल कितना हो गया, 45, है ना। थोड़ा सा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी देखिए रूल आपको बता रहे हैं सब, जितना हो सकता है अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, और आप सच में ईमानदारी से अगर पूरा रूल को पढ़ के आप तब प्रैक्टिस सेट के अंदर आओगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट 100% बेनिफिट। आपको तब 100% बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी प्रैक्टिस सेट में घुसिएगा। और वीडियो के बाद में कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करने बड़ा कंजूसी है। जो भी बच्चे हैं 10 20 25 50 जो भी देखते हैं, है ना, लाख 2 लाख तो व्यू जाता नहीं है, कोई बहुत बड़ा हम लोग है नहीं, लेकिन जो भी आप बच्चे देखते हैं, यार आप ही मेरी ताकत हो, आप ही मेरे लिए हीरा मोती सब हो, आप ही मेरे लिए गोल्डन चीज हो। तो आप कम से कम तो सपोर्ट करो, है ना। कुछ नहीं है तो आप 10 20 बच्चे जो भी देखते हो, आप ही लोग कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी लगता है, खाली अच्छा मत करो। आपको बुरा लगता है कि ना ना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, खराब है, वो भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट कमेंट आएगा, इंटरेक्शन होगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 46 की तरफ। देखिए 46 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब तो इंपॉर्टेंट ही है। देखिए कुछ वर्ड्स है ना, क्या है, दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। कुछ वर्ड्स है जिनका यूज आप एज अ सिंगुलर भी कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी कर सकते हैं, ठीक है। These words can be used as singular as well as plural. So, any form of verb can be used. So, any form of verb can be used with these words. But कोई चीज बहुत आसान होता है ना, उसमें कोई शर्त लगा रहता है, देखते हैं ना, लिखा रहता है 1 रुपया के डाउन पेमेंट पे सामान ले जाए, और नीचे छोटा सा स्टार लिखा शर्तें लागू। तो आसान चीज बड़ा शर्त लगाता है, लेकिन यहाँ भी वही शर्त लगा रहा है। बट
with these words, but there should be no pronoun. There should be no pronoun for the word. In case, साथ साथ आप लोग भी नोट करते हैं अपना फेयर में, ताकि टाइम किसी का वेस्ट ना हो. इन केस देयर इज अ प्रोनाउन, अगर कोई प्रोनाउन है, इन केस देयर इज अ प्रोनाउन, देन यूज वर्ब according to the number of that pronoun. नंबर समझते ना, सिंगुलर या प्लूरल. अब देखिए कौन कौन सा वर्ड है, क्या क्या है भाई. देखो गवर्नमेंट है, स्टाफ है, जूरी है, कमिटी है, पब्लिक है ना. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछता है. अब देखिए इसको हम समझा देते हैं, हम प्योर हिंदी में अच्छा समझा देते हैं. देखिए क्या है, ऊपर दिए गए वर्ड्स. देखिए ऊपर दिए गए वर्ड्स का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऊपर दिए गए वर्ड्स एक वचन और ऊपर दिए गए वर्ड्स एक वचन और बहुवचन दोनों में, ऊपर दिए गए वर्ड्स एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होते हैं. इनके साथ जो वर्ब है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कोई भी लग सकता है. इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कोई भी लग सकता है, ठीक है. लेकिन वाक्य में देखिए, खाली देखने में रूल पड़ा है, घबराइएगा मत. थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, हम पहले लिख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, फिर आपको समझा देंगे और इतना अच्छा समझाएंगे ना कि आप एकदम आराम समझ जाएंगे. लेकिन थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहे ताकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा आराम हो जाए, है ना, लग सकता है. लेकिन वाक्य में इनके लिए सर्वनाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. अगर सर्वनाम रहेगा, अगर क्या है, अगर सर्वनाम रहेगा तो सर्वनाम के नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, नंबर का मतलब सर्वनाम के वचन, तो सर्वनाम के नंबर के अनुसार वर्ब यूज होगा. चलिए अब देखिए इसको समझा देते हैं, है ना, क्या है रूल. देखिए लिखा हुआ है क्या कि गवर्नमेंट, स्टाफ, जूरी, कमिटी, पब्लिक, ये जो कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड है, लेकिन मैंने बोला एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में इससे बहुत सारी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो ये जो 5 वर्ड मैंने लिखा है, ठीक है, ये वर्ड्स का यूज आप एज अ सिंगुलर भी कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी कर सकते हैं. यानी इसके साथ आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी. इसके साथ एक वचन भी, बहुवचन भी, एक वचन भी, बहुवचन भी, एक वचन भी, बहुवचन भी लगा सकते हो. लेकिन आंख बंद करके नहीं लगाना है, आपको देखना है इसका सिंगुलर कब लगा सकते हो या प्लूरल कब लगा सकते हो. जब क्या लिखा हो, देखिए कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में इनके लिए सर्वनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब क्या, सब नाउन है. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाएगा, मान लो नहीं है तो ठीक है, इज आप कुछ भी लगा दो, ठीक है. लेकिन अगर प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन किसके लिए, इन वर्ड्स के लिए आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है
कि प्रोनाउन का नंबर क्या, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है इसका मतलब सेंटेंस में ऑलरेडी इसको सिंगुलर मान लिया गया है तो वह भी सिंगुलर होगा। अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो इसका मतलब सेंटेंस में ऑलरेडी इसको प्लूरल पहले से मान लिया गया है, इसको भी क्या करना है, प्लूरल यूज करना है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आसान सा रूल है, खाली बड़ा है कहने के लिए। देखिए क्या है, देखिए अच्छा से एग्जाम्पल देखिए, देखिए द जूरी, जूरी समझते हैं ना, जो न्यायाधीश का समूह होता है, कैसे कोई चीज होता है तो बोला जूरी का ग्रुप है, जूरी वहां बैठा है। जूरी मतलब क्या होता है, जो एक न्यायाधीश वगैरह होता है उसको मिला के लोग जजेस को मिला के कोई चीज पे इन्वेस्टिगेशन कराता है। द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन द ओपिनियन, ठीक है, वाज वर। अब देखो यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा, द जूरी ब्लैंक गिवन इट्स डिसीजन, ऑप्शन है हैज हैव। अगला एग्जाम्पल है द जूरी गैप गिवन देयर, द जूरी गैप गिवन देयर डिसीजन, यहां भी क्या है, हैज हैव। एक काम कीजिए, तीनों एक टाइप का करते हैं। द जूरी गैप गिवन द डिसीजन हैज हैव। अब देखिए ये एग्जाम्पल देख लेंगे ध्यान से ना तो हम पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, हमको यूज करना है हैज हैव, तो हैज हैव क्या है, वर्ब है, सबको जानता है कि हैज हैव वर्ब है। तो वर्ब का यूज जब होता है तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, आप सब जानते हैं कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। तो किसका बात, जूरी का बात हो रहा है। अब बच्चा क्या गलती करता है हड़बड़ी में ना, या फिर अच्छा से नहीं पढ़ता है, तो अरे जूरी, ये तो हम पढ़े थे कि सिंगुलर भी प्लूरल कुछ भी लगा सकते हैं, और फट से क्या करता है कि कोई हैज कोई हैव जो मर्जी लगा के निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जूरी को देख के आपको लगेगा और लगना भी चाहिए कि भाई यहाँ पे तो हैज हैव दोनों हो सकता है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कि जूरी रहता है, स्टाफ होता है, गवर्नमेंट होता है, कमिटी होता है, पब्लिक होता है, कुछ भी होता है। तो जैसे उसको देखते कि एज ए सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट रूप में अपने साथ हैज हैव कुछ भी ले लेता है, तो आप बोलते हैं वेरी गुड। लेकिन आप वहां पे यूज मत करना, ठीक है, कुछ भी लेता है, लेकिन कब लेता है, जब सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के लिए कोई सर्वनाम न रहे तब, कोई सर्वनाम न रहे तब, ठीक है। अब देखिए द जूरी, हमको लगा कि हैज अब कुछ भर देते हैं, लेकिन कुछ भरने के पहले आगे बढ़िए, गिवन द डिसीजन। अब देखो आगे कहीं सर्वनाम है, ही सी इट दे कुछ भी है, नहीं है, तो हम क्या बोले, इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी लग सकता है, लेकिन कब लग सकता है, जब प्रोनाउन नहीं रहेगा तब। तो इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप हैज मानते हैं तो भी ठीक है, हैव मानते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे, यहाँ फिर मन किया कि हैज है कुछ भी लगा देते यार, ये तो दोनों लगता है, तो रुकना है अभी, रुक के आगे बढ़ो। द जूरी ब्लैंक गिवन इट्स डिसीजन, देखो ऐसा प्रोनाउन है ना, यहाँ पे क्या आ गया, इट्स। अब इट्स क्या है, सिंगुलर है। हम क्या बोले कि हैज है कुछ भी लग सकता है जब कोई प्रोनाउन न रहे तब, लेकिन अगर प्रोनाउन आ गया, देखिए इट्स किसके लिए है, जूरी के लिए है, संज्ञा के लिए। तो जब प्रोनाउन इसके लिए आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना, देखिए इसके लिए प्रोनाउन आ गया, और जब प्रोनाउन आ गया तो आपको देखना है कि प्रोनाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे देखिए इट्स है सिंगुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। यहाँ देखो द जूरी ब्लैंक गिवन देयर डिसीजन, यहाँ भी लगा कि हैज अब कुछ होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दियर आ गया, किसके लिए, जूरी के लिए, और दियर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। तो आई होप कि रूल नंबर 46 आपको क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए अच्छे से।
क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट रूल है आपका, वो देखिए क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या है? इसको आप बोलते हैं क्या हिंदी में? समूहवाचक। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन रहे, ऑफ रहे और नाउन, तो नाउन यहाँ पे हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि समूहवाचक है तो एक से तो बनेगा नहीं समूह। तो कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो नाउन क्या होगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अब मैंने बोला द बंच ऑफ कीज, द बंच ऑफ कीज ब्लैंक विद मी। ऑप्शन में है इज और आर, है ना? क्या ऑप्शन में? इज और आर। या फिर एक है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स ब्लैंक अराइव्ड। ऑप्शन में क्या है? हैज और हैव। क्या है? हैज और हैव। ठीक है, तो देखिए बंच ऑफ कीज, बंच क्या है? समूहवाचक है ना। टीम क्या है? समूहवाचक है ना। उसके बाद क्या आ गया? ऑफ आ गया। अब तो देखो नाउन, तो नाउन दोनों क्या है? प्लूरल है ना। तो समूहवाचक प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ऐसा रहेगा तो दोनों कैसे? नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ पे प्लेयर कभी नहीं हो सकता है, की कभी नहीं होता, याद रखिएगा। और लेकिन अब यहाँ पे बच्चा 21 दे के आर भर देता है, प्लेयर दे के है भरता है, तो समूहवाचक की एक यूनिट बना रहा है टीम। तो टीम में खिलाड़ी बहुत है, टीम क्या एक यूनिट है। गुच्छा में चाबी बहुत है, लेकिन गुच्छा का एक यूनिट है, तो एज अ सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज, और यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी हैव है, हैज और हैव है, तो क्या हो जाएगा? हैव। ठीक है, चलिए लास्ट रूल मेरे हिसाब से, है ना। अब अगर इन केस कोई रूल छूटा हुआ होगा, हमारे इस पर एक और रूल करवा लेते हैं। अगर कोई रूल छूटा हुआ होगा तो हम लोग, अगर ज्यादा रूल छूट गया, मतलब लगभग हो ही गया मेरे हिसाब, तो सारा हम करा दिए, ज्यादा ही करा दिया आपके लिए। लेकिन इनकेस अगर कोई ऐसा रूल होगा जो शायद छूट गया हो, तो हम लोग एक छोटा वीडियो फिर बना देंगे। लेकिन ऑफिशियली मान चलो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये अंतिम वीडियो है ना। इसमें लगभग सब कुछ हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या है? 2 प्लस V1 है। अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या है? 2 प्लस V1 रहे, तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू प्ले ब्लैंक एन एक्सरसाइज। ऑप्शन में है इज आर। टू रीड ब्लैंक एन आर्ट। पढ़ना क्या है? कला है। ऑप्शन है इज आर। तो देखिए 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 दोनों में क्या है? वही है। तो हम क्या बोले? 2 प्लस V1 का यूज अगर एज ए सब्जेक्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। तो दोनों में क्या हो जाएगा? इज। तो चलिए फाइनली बहुत मेहनत के बाद, लगातार कई दिनों के परिश्रम के बाद आपका और हमारा जो यज्ञ था वो लगभग पूरा हो गया। अब बस इसको हम लोग फाइनल जो भंडारा करना है वो प्रैक्टिस सेट के रूप में करना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू लगातार हर सीरीज में मेरा साथ देने के लिए, इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। लेकिन जाने से पहले ये सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सारे बच्चे देखने के बाद जरूर बताएंगे कि पूरा सीरीज आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं। जो मैंने पार्ट बाई पार्ट जो बनाया 4-4, 5-5, 6 रूल करके, ये ज्यादा अच्छा है कि आप ये चाहते हो कि पूरा रूल एक ही वीडियो में आ जाए। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि पूरा रूल 1 वीडियो में आना चाहिए कि पार्ट बाई पार्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो ये कमेंट करें, क्योंकि देखिए आप बच्चे हैं, आपने किस तरह से चीजों को हैंडल करना है वो आप जानते हो। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और दूसरा चीज कि आप बता देंगे क्या कि भाई ये जो वीडियो है एक शॉट में पूरा अच्छा रहेगा, एक ही वीडियो पूरा 50 रूल पढ़ा दिए, या फिर जो मैंने 4-4, 5-5, 3-3 करके बताया वो आपके ज्यादा अच्छा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
मिलते हैं एग्रीमेंट के नए टॉपिक में, जिसमें हम लोग करेंगे बहुत सारा प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस का, कुछ अच्छे न्यू क्वेश्चंस का, ताकि हम लोग को जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ अपने हिसाब से बनाए हुए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ताकि हर कॉन्सेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कर दे, और जो मैंने कमेंट में सजेशन मांगा है कि पूरा वीडियो वन शॉट में चाहिए, कि ये पार्ट बाई पार्ट ज़्यादा अच्छा है, वो जरूर बताएं, और क्लास कैसा लगा इसको भी जरूर बताइएगा, 2-3 कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।